हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है स्टीम नोजल एंड स्टीम टरबाइन। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे स्टीम नोजल के बारे में, देन हम लोग पढ़ेंगे स्टीम टरबाइन के बारे में। तो स्टीम नोजल के जो टॉपिक्स है पहले हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे, जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। देन हम लोग इसकी इफिशियंसी के बारे में, फिर इसके हम लोग जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, इसमें फ्रिक्शन लॉस होता है, उसके बाद मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है, फिर उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसके जो आते हैं आपके एग्जाम में, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, सीरीज वाइज वीडियोस को देखने हैं। जैसे कि इसकी फर्स्ट वीडियो हो गई तो इसकी सेकंड वीडियो आपको देखनी है, इसकी थर्ड वीडियो देखनी है, तब जाकर के आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। तो इसी तरीके से हमने बाकी के चैप्टर्स जैसे कि थर्मल के जो भी आप चैप्टर्स हैं, या फिर जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो अगर आपके सब्जेक्ट में बॉयलर के चैप्टर्स हैं, बॉयलर सब्जेक्ट है, स्टीम जनरेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर कंडेंसर के बारे में है, या फिर स्टीम इंजन के बारे में है, तो सब चीज़ों के हमने न्यूमेरिकल और बाकी थ्योरी सब कुछ पढ़ा करके रखा हुआ है। तो जाइए, और आईसी इंजन के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अभी इसकी पिछली वीडियोज़ में हम आईसी इंजन को ही कवर कर रहे थे, तो वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को, जो कि हमारा न्यू चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टीम नोजल के बारे में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि स्टीम नोजल जो होता है क्या होता है, स्टीम नोजल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो इसके डिफिनेशन को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, और थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के हम लोग अपने से समझते हैं कि हम लोग इसको कहाँ देखे हुए हैं, या फिर हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कर रहे हैं। हो सकता है हम लोग कर रहे हो पता ना हो। तो देखिए नोजल क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्टीम नोजल के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। तो स्टीम तो आपको पता है कि स्टीम तो आप स्टार्टिंग से ही समझ पा रहे होंगे, मतलब जब आप क्लास 8 वगैरह में रहे होंगे तब से ही समझ पा रहे होंगे कि भाप को हम लोग स्टीम बोलते हैं। भाप है ना, पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो जो भाप बनता है उसको स्टीम कहते हैं, ठीक। लेकिन आप नोजल के बारे में यहाँ पर समझेंगे, तो सबसे पहले हम लोग नोजल समझेंगे, देन हम लोग समझेंगे कि स्टीम नोजल क्या होता है। तो देखिए नोजल क्या होता है, नोजल एक ट्यूब या पाइप होता है। जैसे का आपका ये ट्यूब्स या पाइप जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये आपका मार्कर जो है, तो ये नोजल हो सकता है, ठीक है, अभी पहली लाइन के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या है, जो लिक्विड या गैस को जो लिक्विड या गैस के फ्लो को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, लिक्विड या फिर गैस। ध्यान से एक बात को समझिएगा, लिक्विड या गैस के फ्लो को कंट्रोल करता है नोजल, ठीक है, दूसरी बात हो गई, ठीक है। उसके बाद है, तथा इसका शुरुआत से अंत तक क्रॉस सेक्शन लगातार कम होता रहता है। अलग अलग कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन आप डिफिनेशन में ऐसा लिखेंगे। तो ये किस तरीके से मतलब ये किस चीज़ की बात हो रही है, नोजल कैसा है। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए हम आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ये शीशी है, ठीक है, दवाई की शीशी है। तो इसमें अगर हम इसके ढक्कन को खोलें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पहले इसका जो एरिया है ये आपको एक ट्यूब जैसा दिख रहा है। पहले आप बताइए, ये आपको एक ट्यूब जैसा दिख रहा है ना, ये ट्यूब जैसा दिखेगा या फिर पाइप जैसा दिखेगा। तो आपको ये ट्यूब जैसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से लेकर के आप लास्ट तक देखिए, यहाँ से लेकर के लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो ये आपको ट्यूब जैसा दिख रहा है। ट्यूब का मतलब क्या होता है, ट्यूब का मतलब जो एक पाइप जैसा हो, बीच में हॉलो हो, वो ट्यूब होता है या पाइप होती है, ठीक है। तो उसको ट्यूब कहते हैं। तो इसके बाद ये तो होगा, इसके बाद लिक्विड या गैस के फ्लो को कंट्रोल करता है। इसके अंदर लिक्विड होता है, ठीक है, ये आंख में या फिर कान में डालने की दवाई है, कुछ भी। तो इसके अंदर लिक्विड है, इसके अंदर लिक्विड है। तो लिक्विड है तो इसके फ्लो को कंट्रोल करेगा। कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि हम इसको ऐसे करेंगे और इसको हम बहुत तेजी से अगर दबा दें, बहुत तेजी से दबा दें, यानी कि यहाँ पर हम बहुत तेजी से फोर्स लगा दें, तो यहाँ पर जो भी लिक्विड होगा बहुत ही तेजी से बाहर निकलेगा, ठीक है, बहुत ही तेजी से बाहर निकलेगा। लेकिन अगर हम इसको हल्का से दबाएंगे तो हल्के से बाहर निकलेगा, ज़्यादा दबाएंगे तो ज़्यादा बाहर निकलेगा। यानी कि ये क्या कर रहा है, लिक्विड के फ्लो को भी कंट्रोल कर पा रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, इसका शुरुआत से अंत तक क्रॉस सेक्शन यहाँ पर एरिया होना चाहिए, यहाँ पर लिख लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया लगातार कम होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, जैसे कि ये आपकी ट्यूब्स हो गई, जैसे मान लीजिए कि ये ट्यूब है, तो ट्यूब का ये जो अगर इसको कट करेंगे, क्रॉस करेंगे, ऐसे करेंगे, तो जो इसका एरिया आएगा, ये जो सर्कल का एरिया आएगा, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। तो उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर ये ट्यूब्स है, इस तरीके से बड़ी सी ट्यूब है, और इसको हम यहाँ से कट करेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन आपको इतना बड़ा दिखेगा। ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा इसका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इस तरफ देखेंगे, तो इसका जो एरिया है लगातार यहाँ इतना था और फिर ऐसे होते होते कम हो गया,
ठीक है, ऐसे होते होते यहाँ पर कम हो चुका है। तो अगर आप इसको देखेंगे, केवल आगे के पार्ट को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है बहुत ही थोड़ा सा हो चुका है, ये बहुत ही थोड़ा सा हो चुका है। तो यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन लगातार कम होता है, कभी कभी बढ़ता भी है, अलग अलग तरीके के नोजल होते हैं, लेकिन आप डिफिनेशन में ऐसा ही लिखेंगे, हमने आपको बताया। तो अब देखिए यहाँ पर लगातार ये कम होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हम यहाँ पर प्रेशर लगाएंगे, जब इसको हम दबाएंगे, तो इसका जो यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है वो बाहर निकलेगा, और जितना हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये बाहर निकलेगा। अगर हम कम लगाएंगे तो कम निकलेगा, ठीक है, हो सकता है यहाँ जाए ऐसे गिर जाए, लेकिन अगर हम यहाँ पर ज़्यादा लगाएंगे तो ये ऐसे करके इधर दूर तक जाएगा, है ना, ऐसा करके। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, नोजल। तो यहाँ पर ये जो पार्ट आपका लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इतना जो आपका पार्ट है, ये हेड, ये नोजल की तरह काम कर रहा है, ये एक नोजल है। क्यों यहाँ पर इस तरह से क्यों लगाया गया है, ताकि इसके कई कारण है। इसके कारण मतलब नोजल का कई जो फंक्शन होता है। सबसे पहला होता है कि इसकी वेलोसिटी को कंट्रोल कर सकता है। वेलोसिटी के अलावा यहाँ पर एक चीज ये होता है कि एक्यूरेट पॉइंट पर, एक्यूरेट लोकेशन पर इसको हिट कर सकते हैं। जैसे कि हमको आंख में डालना है, तो अगर हम इतना बड़ा सा करके, जैसे ग्लास होती है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास, तो अगर हम ग्लास से आंख में डालेंगे तो हो सकता है कि एक बार आंख में जाए, या फिर बाहर भी जा सकता है ना, पूरा मुंह में ही जा सकता है, तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो इससे अगर हम इसको ऐसे बना दिए तो यहाँ से हम एक लोकेशन जिस पॉइंट पे चाहेंगे वहां पर उसको हिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपका नोजल होता है, काम करता है, ये आपका नोजल होता है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा आपको कुछ और एग्जांपल्स देते हैं, तब आपको और क्लियर होगा। चलिए, तो आपने इतना तो सुना होगा, बचपन से स्टार्टिंग में चीज को समझना स्टार्ट कर दिए होंगे कि एक टरबाइन होती है, ठीक है, ये जो आपकी टरबाइन है, और टरबाइन्स में क्या लगी होती है, इस तरीके से ब्लेड्स लगी होती है। इस तरीके से क्या लगी होती है, टरबाइन में इस तरीके से ब्लेड्स लगी होती है, और ये क्या करता है, पूरा ऐसे घूमता है, ठीक है, इस तरीके से पूरा ये घूमता है। और अगर हम यहाँ पर एक नोजल लगा दें, क्या लगा दें, एक नोजल लगा दे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नोजल लगा दे, और इधर से हम किसी लिक्विड को या फिर गैस को फ्लो करवाएं, तो जब हम गैस या लिक्विड को फ्लो करवाएंगे तो ये आएगा और इसको यहाँ पर हिट करेगा। जब इसको यहाँ पर हिट करेगा तो ये जो है इधर की तरफ पुश होगा, क्योंकि यहाँ पर एक रोटर पे लगा हुआ है, और रोटर जो है एकदम अच्छे से एक अच्छी बियरिंग पे लगा हुआ है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ही कम है, तो तुरंत थोड़ा सा ही फोर्स लगेगा तो ये घूमना स्टार्ट करेगा। तो किधर घूमेगा, ये घूमेगा आपका इस साइड, है ना, इस साइड ये ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से घूमेगा। फिर जैसे ही ये इधर की तरफ जाएगा, ये वाली ब्लेड जो है यहाँ पर आ जाएगी। तो जब ये वाली ब्लेड आएगी तो ये जो नोजल है आपका इस वाली ब्लेड पे हिट करेगा, तो एक बार ये ब्लेड फिर वो ब्लेड, तो इसी तरीके से ये पूरा घूमता रहेगा, बंद ही नहीं होगा। जब तक यहाँ पर हम प्रेशर देते रहेंगे, जब तक हम अपने गैस से या फिर लिक्विड से उसको हीट करते रहेंगे, तब तक हमारी जो टरबाइन है वो घूमती रहेगी। इसी चीज को तो हम टरबाइन कहते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं। क्या हो रहा है, एक यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, यानी कि जो आपका लिक्विड है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करके भेजा जा रहा है, बढ़ा करके यहाँ पर भेजा जा रहा है। और एक चीज ये है कि यहाँ पर एक लोकल मतलब कि लोकेशन फिट करके भेजा जा रहा है कि इसी ब्लेड्स के इसी जगह पर हिट करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर हिट करते, सोचिए मान लीजिए कि हम यहाँ पर हिट करते, तो यहाँ पर हिट करते तो वो उतना इफिशियंट वर्क नहीं करता, लेकिन जितना हम इधर साइड करेंगे तो उतना हमको ज़्यादा टॉर्क मिलेगा, तो ये और अच्छे से यहाँ पर रोटेट करेगा। सॉरी, इसी तरीके से, है ना, इस तरीके से ये क्या है, रोटेट करेगा। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि नोजल का जो है काम क्या होता है। हमने आपको बताया इसका काम एक होता है सबसे पहले वेलोसिटी को कम या ज्यादा करना, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कि फ्लो को कंट्रोल करना। और इसका दूसरा काम ये भी होता है कि कहाँ पर हमको हिट करना है, ठीक है, किस जगह पे हमको हिट करना है। चलिए एक एग्जांपल और आपको देते हैं। हमने अपने टीचर से पढ़ा था, तो उसमें हमारे टीचर ने एग्जांपल दिया था। जैसे मान लीजिए कि आप आग जलाते हैं, ठीक है, आग जलाते हैं, तो आग जब आप जलाते हैं तो उसमें आप कैसे फूंक मारते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आग जो है सुलग रही है, आपको उसको जलाना है फूंक मार करके, तो अगर आप अपना मुंह को बड़ा सा खोल लेंगे, ऐसे ऐसे करके फूंकने की कोशिश करेंगे, हाँ, तो जो है ये आगे नहीं जाएगा। ऐसे फूंकने की कोशिश करेंगे तो वो जो आपके अंदर मुंह के अंदर हवा भरी हुई है वो आगे नहीं जाएगी, वो आगे नहीं जाएगी, मतलब कि आग को नहीं जला पाएगी। लेकिन जैसे ही आप अपने मुंह को इस तरीके से बनाएंगे और फूंकने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर क्या हो रहा है कि आपने एरिया को कम कर दिया। ध्यान से समझिए, आपने
मुंह को इस तरीके से बना करके यहाँ पर एरिया आपने कम कर दिया और यहाँ पे जब आपने फूंक मारी तो यहाँ पर जो भी आग थी वो बर्न होने लगी। तो इस तरीके से ये नोजल काम करता है। नोजल कुछ नहीं है, बस जो है एरिया ज़्यादा रहेगा उसको हम कम करके उसकी वेलोसिटी को बढ़ा सकते हैं। इसका उल्टा भी होता है, अगर हमारी जो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करें कि पहले वेलोसिटी कम रखें, मतलब पहले एरिया कम रखें, इस तरीके से बना दें। कैसे, समझिए थोड़ा सा। चलिए कैसे बना दें। जैसे कि अभी तक हमने नोजल किस तरीके से बनाए, नोजल हमने इस तरीके से बनाए। कैसे बनाए, एक सेकंड, ये नहीं चल रहा है क्या। नोजल हमने किस तरीके से बनाए, ऐसे बनाए। तो ऐसे बनाए तो इधर जो है एरिया ज़्यादा है, आप देख रहे हैं ये एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पर एरिया जो है कम है। तो इस तरीके से हमने बनाए। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी तो यहाँ पर हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा। क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन हम इसका उल्टा भी बना सकते हैं, हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब यहाँ पर वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी तो इधर जब जाएगी तो वेलोसिटी बहुत ही कम हो जाएगी, इधर जब जाएगी तो वेलोसिटी बहुत ही कम हो जाएगी। इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, इसको हम लोग डिफ्यूज़र का नाम देते हैं। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, तो आपको हम बताते हैं। जब धान या फिर गेहूँ, कोई भी फसल में जब हमको छिड़काव करना होता है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर पानी जो है बहुत ही वेलोसिटी से यहाँ पर डिफ्यूज़र के अंदर जाता है और वहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे एटोमॉइज फॉर्म में वो बाहर निकलता है और एकदम आपको लगता है एकदम फव्वारा जैसा निकल रहा है ना। आप जब बाल कटाने जाते हैं तो वो जो स्प्रे आपके सर पे ऐसे बालों पे मारते हैं पानी से, तो उसमें भी डिफ्यूज़र ही लगा होता है। तो वहाँ पर जो वेलोसिटी आती है वहाँ से उसको बहुत ही कम कर दिया जाता है, एकदम फैल जाता है। तो इस तरीके से जो होता है ये डिफ्यूज़र काम करता है और आपका यहाँ पर ये नोजल होता है। बात क्लियर हुई। तो नोजल आई होप आप समझ पाए होंगे। तो आप ये भी याद रखिए कि आपके पास भी एक नोजल है ना, नोजल है ना मुंह के पास में, ऐसे करके आप नोजल क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अब चाहे तो भगवान ने सब कुछ बना के दिया हुआ है, नोजल भी बना के दिया हुआ है। चलिए, तो अब देखिए नोजल आप समझ पाए होंगे, आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि नोजल कैसे होता है, किस तरीके से काम करता है। अब देखिए नोजल जो है दो जगहों पे हम लोग यूज करते हैं, दो चीज़ के लिए। एक होता है क्योंकि कोई चीज़ बहने वाली होगी उसी के लिए नोजल इस्तेमाल होगा। तो बहने में केवल दो चीज़ होती है, या तो गैसेस या तो लिक्विड, या तो गैसेस या तो गैसेस या तो गैस या तो लिक्विड, या तो गैस या तो लिक्विड, या तो लिक्विड होगा या तो फिर गैस होगी, क्योंकि दो ही चीज बह सकती हैं और जो बह सकता है वही तो उधर एक साइड से होकर के दूसरे साइड जाएगा। ऐसा तो है नहीं भाई हम कोई सॉलिड चीज लिए और कहें कि नहीं भाई देखो हमारा ये सॉलिड चीज है, हम इसको ये नोजल हमने बना दिया, इधर से डालेंगे और उधर से निकल जाएगा, कम जगह है, तो ऐसा तो होगा नहीं, है ना। ऐसा तो कोई मेटल्स हो सकता है तो उसको तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करते हैं, तो उसमें नोजल वगैरह नहीं होता है, उसको नोजल नहीं कहते। तो यहाँ पर जो नोजल होता है केवल दो चीज़ के लिए होता है, कि लिक्विड के लिए, गैस के लिए। तो जो लिक्विड के लिए होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक नोजल, ठीक है, हाइड्रोलिक नोजल या फिर वाटर नोजल कहते हैं, लिक्विड नोजल कहते हैं, जो भी चाहे आप कह सकते हैं। क्यों लिक्विड यहाँ पर हम क्यों कह रहे हैं लिक्विड, इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि नोजल्स जरूरी नहीं कि हर बार पानी के लिए ही इस्तेमाल हो, क्योंकि वाटर टरबाइंस होती हैं। तो वाटर टरबाइन को चलाने के लिए अभी हमने आपको बताया टरबाइन के ब्लेड्स पे इसको मारा जाता है। तो दो चीजें होती हैं, या तो पानी से चलाए, डायरेक्ट पानी ही मार दे उस पर प्रेशर, पानी से ही प्रेशर बहुत तेजी से लगता है। आपने देखा होगा गाड़ी जिससे धुलते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उसका प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर से या तो ब्लेड्स को चला दे तो उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोलिक टरबाइन या फिर वाटर टरबाइन। लेकिन अगर हम स्टीम से चलाएं तो उसको हम लोग कहेंगे गैस। तो यहाँ पर लिक्विड में कई चीज़ आ जाती हैं, तो इस वजह से हमने लिक्विड लिखा। जैसे कि वाटर भी आ जाता है, कभी कभी ऑयल भी आ जाता है, बहुत कंपनी में नोजल लगाया जाता है ऑयल के लिए, तो ऑयल वहाँ से फेंका जाता है, ठीक है, नोजल के थ्रू उसकी वेलोसिटी को बढ़ा करके। तो आप यहाँ पर लिक्विड लिखेंगे। और इसके बाद आती है गैस की बात। तो गैस में स्टीम ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, जिसमें हम लोग चलाते हैं स्टीम टरबाइन को। स्टीम टरबाइंस की जो ब्लेड्स होती हैं उस पर नोजल लगा करके स्टीम को बहुत ही तेज़ी से उसके ऊपर फेंका जाता है और वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर उसकी ब्लेड्स को बहुत ही तेज़ी से घुमाया जाता है और उसके थ्रू जनरेटर चलता है और जनरेटर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इस तरीके से नोजल का इंपॉर्टेंस है, ठीक। नोजल का इंपॉर्टेंस आप बहुत जगहों पे देख सकते हैं। जैसे कि हम आपको एक और एग्जांपल दिखाना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने ये, ठीक है, ऑयल की शीशी देखी होगी, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है ज़्यादा है और यहाँ पर ये कम है। खैर ये कंपनी का भी डिजाइन होता है, लेकिन यहाँ पर ये कम है ताकि
थोड़ा सा और ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, किसी किसी में बराबर भी रहता है, लेकिन खास तौर पे आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पर था, इतना यहाँ पर कम कर दिया गया है, तो ये भी एक तरीके का नोजल ही है। यहाँ पर जो इतना एरिया कम कर दिया गया ये नोजल ही है। तो इससे क्या होता है, इससे अगर हम चाहें तो अगर इसको लगा करके दबा दें तो ये बहुत ही तेज़ी से वहाँ तक बाहर निकलेगा, क्योंकि हमने प्रेशर लगाया और यहाँ पर जो है एरिया कम है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप कई एग्जाम्पल्स इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि जो नोजल होता है दो तरीके का, एक हाइड्रोलिक और एक स्टीम, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो चुका है। स्टीम और हाइड्रोलिक्स में आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। जब आपको स्टीम पढ़ना है तो आप उस पर ध्यान रखेंगे, और जब आपको लिक्विड पढ़ना है तो आप उस पर ध्यान रखेंगे। इसमें एक विशेष अंतर भी होता है, जिसमें दिक्कत क्या होती है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोलिक नोजल और गैस, मतलब कि जो हमारा वाटर के लिए होता है या फिर जो गैस के लिए होता है, जो लिक्विड के लिए होता है, जो गैस के लिए होता है, इसमें डिफरेंस क्या हो जाता है। नोजल तो नोजल है, वो सबको वही चीज़ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर अंतर आ जाता है। अंतर क्या आता है, समझिए ध्यान से। तो यहाँ पर हम एक नोजल को पहले बना रहे हैं, उसके बाद हम आपको इस चीज़ को समझाते हैं कि कैसे यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक नोजल बना हुआ है, कन्वर्जेंट नोजल, जिसका क्रॉस सेक्शन आगे जा करके कम हुआ है, इसको हम लोग कन्वर्जेंट बोलते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम सबसे पहले लिक्विड के लिए बात करते हैं। तो लिक्विड में क्या होगा कि सबसे पहले मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिक्विड को भेजा, जिसका यहाँ पर जो आप एरिया देख रहे हैं, इसका एरिया कितना है। मान लीजिए कि हम इस पॉइंट को 1 पॉइंट कह रहे हैं और इस पॉइंट को 2 कह रहे हैं, तो इसका जो एरिया हो जाएगा A1 हो जाएगा, और इसका जो एरिया होगा ये क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। ठीक है, एरिया तो सेम रहे, मतलब कि अलग अलग रहेगा। इसका A1 रहेगा और इसका क्या रहेगा, A2। ये ज़्यादा है और ये जो एरिया है वो कम है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस यहाँ पर जो आपका फ्लूइड जा रहा है, आपका जो लिक्विड जा रहा है, मान लीजिए कि वाटर ही जा रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी है वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पर वेलोसिटी कम होगा। और जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेगा, जैसे ही आपका वाटर आगे की तरफ बढ़ेगा, यहाँ से उसकी वेलोसिटी जो है बढ़ जाएगी, और बहुत ही आगे वेलोसिटी से वो आगे बढ़ेगा, और आपको दिखेगा कि बहुत ही तेज़ी से वो बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है, मान लीजिए कि V1 है, हम मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी V1 है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो V2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर A1 क्या है, इसका एरिया है, और A2 यहाँ पर इसका एरिया है, V1 इसकी वेलोसिटी है, V2 यहाँ पर वेलोसिटी है। तो देखिए यहाँ पर एक होता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है कि जो यहाँ पर एरिया और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि A इंटू वी होगा, एरिया यहाँ पर क्या है, A1 है, और मल्टीप्लाई में क्या है, V1। तो A1 V1 हम सीधे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो A1 और V1, तो A1 V1 यहाँ पर होगा, किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, A2 और V2 के इक्वल होगा। A1 V1 क्या होगा, A2 V2 के इक्वल होगा। ये कहता है हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। लेकिन ये जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है अभी ये थोड़ा सा अधूरा है। इसमें एक चीज़ और आती है जो कि होती है डेंसिटी। क्या होती है, डेंसिटी। तो इस 2 को हम थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये 2 पॉइंट। ठीक है, तो इसमें आता है डेंसिटी। क्या आती है, डेंसिटी। तो देखिए जो हमारा लिक्विड होता है, इसकी जो डेंसिटी होती है लगभग ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम होती है, क्योंकि जो लिक्विड होता है ये इनकम्प्रेसिबल होता है, ये कंप्रेस नहीं हो सकता। कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉटल है। ठीक है, इस बॉटल में अभी पानी तो आधा है, मान लीजिए कि ये पूरा पानी हम इसको भर दें और फिर हम इसको दबाना चाहें तो ये कभी भी कंप्रेस नहीं होगा, बहुत थोड़ा बहुत होगा, वो आइडियली उसको नहीं माना जाता। तो जो वाटर होता है या फिर ऑयल होता है, कोई भी लिक्विड होगा, वो इनकम्प्रेसिबल होता है, उसको हम दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जब उसको हम दबा नहीं सकते हैं तो वो इनकम्प्रेसिबल होता है, तो उसकी जो डेंसिटी होती है यहाँ पर भी वही रहेगी। डेंसिटी का क्या मतलब होता है, अगर जो लोग डेंसिटी नहीं समझ रहे हैं, डेंसिटी होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने इतना एरिया लिया किसी भी चीज़ का, चाहे वाटर का, चाहे किसी भी लोहे का, या फिर सोना का, या किसी भी चीज़ का, किसी आदमी लोग का भी, तो उसमें कितने ढेर सारे, जैसे मान लीजिए कि हमने इतना एरिया लिया और इसमें इतने ढेर सारे पार्टिकल हैं वाटर के, तो यहाँ पर इसका डेंसिटी इतना होगा। ठीक, लेकिन अगर हम देखें, एक जगह लिए, वहाँ पर हमने देखा कि उसमें इतने पार्टिकल आ रहे हैं, इतने ही जगह में इतने पार्टिकल, तो अब यहाँ पर डेंसिटी जो है ज़्यादा है। तो ये चीज़ कैसे बढ़ती है, दबाने से। जब हम किसी चीज़ को दबा के रख देते हैं, जैसे कि हम घर में अपना कपड़ा भर रहे हैं, ठीक है, इसमें मान लीजिए पूरा कपड़े को फिल करना है,
या फिर बोरी में किसी आटे को फिल करना है तो हम उसको दबा दबा के भरते हैं, तो उसकी डेंसिटी वहाँ पर ज़्यादा कर देते हैं, तो वो और ज़्यादा आ जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स पास पास हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो कोई दबाव तो है नहीं क्योंकि जगह ज़्यादा है, तो यहाँ पर तो कुछ दिक्कत नहीं होगी वाटर को। लेकिन जब आगे जाएगा तो वाटर को ये जो आपकी रॉड्स दिख रही हैं जो साइड से, वो दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर दबेगा वो नहीं। तो यहाँ पर जो रो1 होगा, रो1, इसको हम लोग रो1 कहेंगे, और इसको रो2, रो से डिनोट करते हैं डेंसिटी को। तो ये दोनों सेम होगा, तो जब ये दोनों सेम होगा तो ये दोनों कट जाएगा, इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो लिक्विड के लिए बनता है वो बनता है A1 V1 और A2 और V2, ये लिक्विड के लिए बनता है। यानी कि अगर आपको हम इसका एरिया और वेलोसिटी दे दे और केवल आपको इसका एरिया पता हो तो आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन गैस के केस में ऐसा नहीं होता है, गैस के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो गैस होती है वो कंप्रेसिबल होती है, वो कंप्रेस हो सकती है। मतलब जैसे कि आपने एयर कंप्रेसर के बारे में सुना होगा, जिसमें आप हवा, जैसे कि आप साइकिल में हवा भरते हैं, फिर गाड़ी में या फिर 4 व्हीलर में, किसी भी चीज़ में, तो हवा भरने के लिए आपने देखा कि एक टैंकी लगी होती है, ठीक है, टैंक होती है, उसमें एक एयर कंप्रेसर चला करके उसमें हवा को फिल कर दिया जाता है बहुत ही कंप्रेस करके, और उसके बाद एक पाइप के थ्रू लाते हैं, येलो कलर की होती है, उसके बाद अपने साइकिल में लगाते हैं या फिर बाइक में लगाते हैं, तो वहाँ से वो हवा जो है हमारे टायर में भर जाती है ना। तो उसमें क्या होता है, वो जो आप टंकी देखते हैं, ठीक है, वो जो आप टंकी देखते हैं जिसमें एयर भरा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस होकर के भरा रहता है, और जैसे ही हम उसको अपने ट्यूब्स में लगाते हैं वैसे उसको जगह मिलती है और वहाँ पर वो भाग जाता है, क्योंकि आपका जो ट्यूब्स उसमें हवा नहीं है तो वो वहाँ पर भागेगा, क्योंकि उधर प्रेशर ज़्यादा है तो इधर भागेगा। तो इस तरीके से वहाँ पर उसको बहुत ही कंप्रेस कर दिया जाता है। तो एयर जो होती है, जो गैसेस होती हैं, वो कंप्रेस हो सकती हैं, ठीक, लेकिन लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दिक्कत क्या होगी, यहाँ पर होगा क्या कि जब यहाँ पर एरिया तो ज़्यादा है तो यहाँ तो कंप्रेस होने की कोई बात ही नहीं, लेकिन जैसे ही नोजल के आगे बढ़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर एरिया कम है तो ये कंप्रेस होने लगेगा, आपका जो गैसियस है, गैस है या फिर स्टीम है, वो कंप्रेस होने लगेगी, कंप्रेस होने लगेगी। तो इसके वजह से जो इसका रो1 रो2 होता है वो अलग होता है, इसका रो1 और इसका क्या होता है, रो2 होता है। तो ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोलिक नोजल होता है और जो गैसियस नोजल होता है, गैस में जिसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर स्टीम नोजल होता है, इन दोनों में डिफरेंसेस होता है। डिफरेंस किस बात का होता है कि इसमें वो कंप्रेसिबल के लिए यूज होता है और ये इनकम्प्रेसिबल के लिए यूज होता है। लिक्विड वाला इनकम्प्रेसिबल, और जो गैस होता है, स्टीम होती है, वो क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है। तो इस तरीके से आप इनके अंतर को भी समझिए, है ना, कि लिक्विड क्या होता है, गैसियस के लिए क्या होता है। तो अब आप इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि हाइड्रोलिक नोजल वही है और स्टीम नोजल वही है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है, स्टीम नोजल के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर हम समय लेकर के इस वजह से समझा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट क्लास है। आपको अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपको डेरिवेशन करने में, न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो नेक्स्ट है स्टीम नोजल, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो स्टीम नोजल क्या करता है, स्टीम के प्रेशर और हीट को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाता है। क्या करता है, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाता है और उसके प्रेशर और हीट को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है। ये किसका काम होता है, स्टीम नोजल का काम होता है। तो आई होप आप नोजल, स्टीम नोजल और जो हाइड्रोलिक नोजल होता है उसके बीच में डिफरेंसेस को समझ पाए होंगे और इसके डिफिनेशन को भी समझ पाए होंगे कि प्रेशर और हीट को किस में चेंज करता है, काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा तेज़ी से ब्लेड्स पर हम लोग हिट कर सकते हैं और उतनी तेज़ी से जो है टरबाइन का रोटर रोटेट करेगा और हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ नोजल के बारे में। जो नोजल होता है वो कितने तरह का होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग टाइप्स के बारे में बात करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी कि जो नोजल होता है उसका शेप किस तरीके से है। तो इसमें हम लोग 3 तरीके के जो नोजल्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर 3 तरीके के नोजल्स हैं, एक है कन्वर्जेंट, एक है डाइवर्जेंट और एक है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल, ठीक है। तो 3 तरीके के नोजल्स होते हैं, यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, अंतर हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर जो आप कन्वर्जेंट नोजल देख रहे हैं, इसमें होता क्या है कि इसका जो स्टार्टिंग का एरिया होता है, यहाँ पर जो एरिया होता है ये होता है, मतलब इधर ज़्यादा होता है और लगातार इसका एरिया कम होता जाता है। लगातार इसका एरिया क्या होता है, कम होता जाता है। तो इससे क्या होता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पर हम लोग करते हैं, जहाँ पर हमको वेलोसिटी को बढ़ाना होता है,
जहाँ पर हमको वेलोसिटी को बढ़ाना होता है, तो जब हम एरिया को कम कर देते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो वेलोसिटी को जहाँ पर हमको बढ़ाना होता है वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कन्वर्जेंट नोजल का। और उसके बाद बात करते हैं डाइवर्जेंट नोजल। ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये इस वजह से बनाई गई है कि ये इतना अलग है, ये पार्ट अलग है, ठीक है, आप इसको मत बनाइएगा अगर आपके कॉपी में गैप है तो इसके बाद है डाइवर्जेंट नोजल। तो डाइवर्जेंट नोजल क्या होता है? डाइवर्जेंट नोजल में जो एरिया स्टार्टिंग का होता है वो कम होता है और लास्ट में उसका एरिया बड़ा हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? जहां पर हमको वेलोसिटी को कम करना होता है वहां पर हम लोग डाइवर्जेंट नोजल का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद आता है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट नोजल। तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। तो 3 पार्ट्स कौन कौन होते हैं? एक होता है आपका ये कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट पार्ट, और एक होता है बीच में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बराबर होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जस्ट ये बराबर होता है। और ये जो आपका पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं थ्रोट। क्या कहते हैं? थ्रोट। जैसे आपका थ्रोट होता है ना, गला, तो उसी को हम लोग कहते हैं थ्रोट। और इसके आगे आपका डाइवर्जेंट होता है। तो ये आपका कन्वर्जेंट पार्ट हो गया, फिर थ्रोट होता है, फिर डाइवर्जेंट होता है। तो इस तरीके से इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। तो आपके ये जो नोजल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइप्स के होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे इन तीनों नोजल्स के बारे में, और नोजल्स क्या होता है इसके बारे में भी समझ पाए होंगे। आप इसको क्लियरली अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के बारे में आपको क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पे जगह नहीं है। तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके इसको भी लिख सकते हैं। बाकी हमने आपको जो समझाने की चीज़ें थी वो तो हमने आपको समझा दिया। बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके इफ़िशियंसी के बारे में, और उसमें हम लोग इसके डेरिवेशन को भी करेंगे जानेंगे कि किस तरीके से जो नोजल होता है कितना एफिशिएंट होता है, और इसकी इफ़िशियंसी का डेरिवेशन किस तरीके से करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो बाकी की वीडियोज़ है उसको देखते रहिए, और कंप्यूटर की भी वीडियो हमने बना करके रखी हुई है तो उसको भी देखते रहिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।